तो बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 24 पेपर 13। देखिएगा जरा। व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड? इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो पब्लिक गुड नहीं है? देखो बेटा, फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट बनाती है, ये पब्लिक गुड है। नेशनल डिफेंस गवर्नमेंट की तरफ से आता है, पब्लिक गुड है। स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट बनाती है, पब्लिक गुड है। एजुकेशन पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। तो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गुड हो। आगे। द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस टू गुड्स एक्स एंड वाई। पीपीसी शो कर रहा है एक इकोनॉमी का जो दो गुड्स बनाता है, गुड एक्स या फिर गुड वाई। व्हेन विल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ गुड एक्स विल बी द लार्जेस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो पूछता है कि हम लोग कब सबसे ज्यादा गुड वाई को वेस्ट कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्ट गुड वाई। हमें ऐसा पोजीशन ढूंढनी है जहां पे हम लोग गुड वाई को वेस्ट कर रहे होंगे। अब देखो, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि आप ई से एफ पे जा रहे हैं। बेटा जब आप ई से एफ पे जाओगे तो आपका ये वाई और एक्स आ रहा है, ठीक है। और आप एफ पे जब जा रहे हो तो आप देखो, आपका वाई भी बढ़ रहा है और आपका एक्स भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही, उल्टा आपका वाई जो है बेटा वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पॉइंट ई टू जी। ई टू जी में भी यही मसला है कि आपका वाई भी बढ़ रहा है और आपका एक्स भी बढ़ रहा है। हमें देखना है कि वाई जो है आपका कहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। पॉइंट ई टू एच। एच में वाई अपनी जगह पर है लेकिन एक्स बढ़ गया। तो यहां पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा नहीं आ रही, काट दो इसको। तो ये तीन शुरू के गलत हो गए। आखिरी में कहता है पॉइंट जी टू पॉइंट एच। पॉइंट जी पे आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, ये आपका पॉइंट जी चल रहा है, इतना वाई और इतना एक्स। और आप आ गए हो पॉइंट एच पे। तो एच क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपके पास वाई गिर रहा है और एक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी बन जाएगा। विच एक्टिविटी इलस्ट्रेट्स द कंजम्पशन ऑफ अ फ्री गुड? बेटा फ्री गुड होती है एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है। वाटर भी कौन सा वाला? समंदर, जो कि अनलिमिटेड है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है फार्मर यूजिंग वाटर टेकन फ्रॉम अ रिवर। अब देखो, रिवर की जहां तक बात है ना, रिवर लिमिटेड भी होता है। सर्दियों में रिवर का भाव हल्का होता है क्योंकि सर्दियां होती है, ग्लेशियर्स नहीं मिट रहे, वो पिघल रहे होते। गर्मियों में रिवर रिवर का भाव बढ़ जाता है, लेकिन कहने को करेक्ट आंसर एक तरीके से हो भी सकता है। आगे देखते हैं। अ पेशेंट विजिटिंग मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय चैरिटी। बेटा ये फ्री गुड नहीं है। इसको बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, इसको बनाने के लिए रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, इट इज चार्ज। अ पर्सन ब्रीदिंग एयर इन द कंट्री साइड। बेटा ये ज्यादा बेहतर आंसर है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन इज अ फ्री गुड। पर्सन ईटिंग बर्थडे केक गिवन एज अ गिफ्ट बाय अ फ्रेंड। ये तो करेक्ट आंसर है ही नहीं। तो अब इन दो ऑप्शन में से जो ज्यादा सेंसिबल आंसर है वो ये है, सी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर की बात करें और एयर इज अनलिमिटेड इन सप्लाई। हाँ, तभी फ्री गुड नहीं है ना। फोर क्या कह रहा है? वॉट इज एसेंशियल टू एलिमिनेट स्कारसिटी? बेटा स्कारसिटी होती क्या है? कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सही है। अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है। बेटा अगर मैं अपनी रिसोर्सेज को बढ़ा दूं, यानी कि मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा दूं, तो क्या मैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाऊंगा? उसने क्या पूछा हुआ है, क्या करना है? हमने एलिमिनेट करना है स्कार्सिटी। तो पहला ऑप्शन कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट रिसोर्स टू मीट ऑल नीड्स एंड वांट्स। बेटा आप अपनी सप्लाई को इतना बढ़ा दें, रिसोर्सेज को इतना बढ़ा दें कि आप हर नीड और वांट को पूरा कर सकें। सही है, करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस इन एक्सेस डिमांड, यानी कि शॉर्टेज। तो बेटा शॉर्टेज से किस तरह स्कार्सिटी खत्म हो रही है? द गवर्नमेंट हैज बजट सरप्लस, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन इज लेस देन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन टैक्स रेवेन्यू। तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
देर इज एन इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स। तो इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि हर बंदे की वांट पूरी हो रही है, हर बंदे की बेटा वांट पूरी नहीं हो रही। तो आंसर क्या बना यहाँ पे, ए। व्हाट विल इनकरेज, व्हाट विल इनकरेज अ हायर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब ऐसी क्या चीज है जिससे आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, आपके बिजनेसेस में, आपकी कंट्रीज में। लोग क्यों डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ जाते हैं? फर्म्स विशिंग फॉर अ ग्रेटर लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। बेटा सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप सारा काम खुद करना जानते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर तो ना हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी रिसोर्सेज को, अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं ना। अगर आप सारा काम खुद करना चाहते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर तो ना हुआ ही। सही है। फर्म विशिंग टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, अगेन वही बात है कि भाई इसे मैं अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस भी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। किसी दिन मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा डिवीजन ऑफ लेबर तो ना हुई ना ये चीज। फर्म विशिंग टू रेज द लेवल ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी, बेटा ये एडवांटेज होता है डिवीजन ऑफ लेबर का। ये एडवांटेज होता है डिवीजन ऑफ लेबर का कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। फर्म विशिंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ देयर रिस्क, बेटा जरूरी नहीं है कि स्पेशलाइजेशन कर लेंगे तो आपकी जो है वो रिस्क कभी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आंसर इज सी। सिक्स कहता है विच बिजनेस इज लाइकली टू बी द स्लोएस्ट टू ऑल्टर इट्स आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। कहता है कि जी सबसे ज्यादा टाइम किस बिजनेस को लगेगा अपने प्रोडक्ट को बदलने के लिए डिमांड की वजह से। ये कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा होगा? तो पहला लिखा हुआ है अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बेटा अगर आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाते हैं और आप वहां के ओनर को कहते हैं कि भाई मुझे आपके बर्गर में ये चीज नहीं पसंद, तो फौरन चेंज करेगा उस चीज को। ठीक है। तो बेटा वो चेंज करेगा इस चीज को। बेटा अपने माइक्स बंद करो यार। अगर आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाते हैं और आप उसके ओनर को कहते हैं कि आपके बर्गर में मुझे ये चीज नहीं पसंद, तो वो चेंज करेगा उसको। यानी कि फौरन से रिस्पॉन्ड करेगा ना। हमने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा टाइम लेगा टू रिस्पॉन्ड, टू ऑल्टर इट्स प्रोडक्शन, टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल। अ हाउस होल्ड क्लीनिंग सर्विस, आपके घर पे एक मेड आती है, वो मेड अच्छा काम नहीं करती हैं, आपकी मदर ने कहा कि भाई जरा ये कोनों में अच्छी तरह पोछा मार दिया करो या सही तरह झाड़ू लगा दिया करो, तो वो सीख जाएगी, वो करेगी फिर उस चीज को। ठीक है। न्यूज़पेपर प्रिंटर, भाई न्यूज़पेपर प्रिंटर वाले को आपने बोला कि यार ये वाला ऐड आप फ्रंट पे डालें, या मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा जी ये वाला ऐड आप फ्रंट पे डाल दो, चेंज कर लेगा ना मेरे हिसाब से। किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बेटा? एन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। क्योंकि उसका एक तो और कोई काम है नहीं तेल निकालने के अलावा, प्लस वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करता है, बहुत हैवी मशीनरी यूज कर रहा होता है, विच इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज एंड ऑल्टर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स डिमांड। ठीक है। सेवन पे आओ। सेवन क्या कह रहा है? अ कंपनी यूजेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ गैस टू प्रोड्यूस स्टील। तो बेटा गैस यूज होता है स्टील बनाने के लिए, यानी कि गैस इज रॉ मटेरियल फॉर स्टील। ठीक है। सप्लाई ऑफ गैस आर रिड्यूस एट द सेम टाइम एज द मार्केट फॉर स्टील इज हिट बाय रिसेशन। कहता है जी गैस की सप्लाई भी कम हो गई और मार्केट में रिसेशन आ गया फॉर स्टील। अब वो कह रहा है भाई स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो हमने बेटा यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है स्टील का। ठीक है। हमने मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है स्टील का। ये डिमांड आ रही है, ये आपके पास सप्लाई आ रही है। सही है। इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू और इक्विलिब्रियम प्राइसेस, ये मामला चल रहे हैं। ठीक है। तो कहता है कि जी गैस कम पड़ गई है, तो जब गैस कम पड़ेगी तो स्टील, क्योंकि स्टील के लिए रॉ मटेरियल है, तो स्टील की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। स्टील की सप्लाई जो है बेटा वो आपके पास कम हो जाएगी। आप आ गए SAS1। एट द सेम टाइम कह रहा है कि स्टील की मार्केट में रिसेशन आ गया, यानी कि बेटा स्टील की मार्केट का डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ आ जाएगा, फ्रॉम D to D1। अब देखो नया इक्विलिब्रियम किधर आ रहा है बेटा? E1 पे। आपकी क्वांटिटी लाजमी सी बात है कि कम हो रही है, बट प्राइजेस क्या चलेंगी बेटा? प्राइजेस चलेंगी आपके पास अनसर्टेन। प्राइजेस क्या चलेंगी? अनसर्टेन, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये बनाने वाले के हाथ पर डिपेंड करता है। बेटा ये मई जून 2024 पेपर 1 वेरिएंट 3 है। ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगी बेटा, अनसर्टेन, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो आपके पास फॉल हो रही होगी, तो आंसर क्या बनेगा, सी। ड्यूअल शिफ्ट में एक ना एक चीज हमेशा अनसर्टेन रहती है, लास्ट वो एज सच उसमें कोई चेंज नहीं आता, मतलब पता नहीं चलता क्या चेंज आएगा। आगे, क्वेश्चन नंबर 8। A firm is charging a price of $12 for its product and using 80% of its production capacity of 10,000 units per month। कहता जी 10,000 यूनिट में बना सकता हूं, बट मैं खाली कितना बना रहा हूँ, 80%। Assuming that the product has unitary elastic demand, which price should the firm charge to utilize its full capacity। कहता है जी अज्यूम करें कि मेरे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, तो मैं क्या प्राइस लेवल चार्ज करूं कि मैं फुल कैपेसिटी पे आ जाऊं। बेटा अभी आप कितना बना रहे हैं, आप 80% बना रहे हैं, यानी कि 8,000 बना रहे हैं आउट ऑफ 10,000। तो बेटा यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने से आपकी प्राइस में चेंज आएगा उतने से आपकी डिमांड में चेंज आएगा, सही है। आपको अपनी डिमांड बढ़ा के लेके जानी है फ्रॉम 8,000 टू 10,000। तो बेटा सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालें। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी ओवर ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये कितना होता है बेटा, ये मेरे ख्याल में 25% होता है। एक सेकंड रुको, हाँ 25%। कितना आया ये बेटा, 25%। यानी कि बेटा आपको 25% से अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है, 25% से अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो बेटा 25% से आपको अपनी प्राइस भी गिरानी पड़ेगी। प्राइस जो है वो आपको कितने से गिरानी पड़ेगी, 25% से। प्राइस चल क्या रही है आपकी, 12। तो किस तरह चलेगी बेटा, 12 माइनस 12 इंटू 25%। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसका आंसर क्या बनेगा, 8 का बेटा 9 बन जाएगा। कोई मसले वाली बात, क्लियर है। बेटा प्राइस को कम करना है ना, उसने आपसे पूछा हुआ है ना क्या प्राइस हम लोग चार्ज करें कि हमारी फुल यूनिट बिक जाए, फुल कैपेसिटी बिक जाए। तो अगर 25% से आपको यूनिट अपने क्वांटिटी बढ़ानी है तो 25% से प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड क्या चल रही है, यूनिटरी इलास्टिक। सर ये प्राइस का फॉर्मूला समझ नहीं आया लग। बेटा मेरी बात मेरी बात मेरी बात, इतना समझ आ गया आप लोगों को, यहाँ से छोड़ दो, ये हिस्सा छोड़ दो। इतना समझ आ गया कि 25% से आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है। सही है, 25% से आपको डिमांड बढ़ानी है। अब यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से डिमांड कम होगी, सही है। इनवर्स रिलेशन तो है, बट इक्वल परसेंटेज आएगी हमेशा चेंज, सही है। तो अगर 25% से मुझे अपनी डिमांड बढ़ानी है, तो मुझे 25% से अपनी प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी कि नहीं। अगर मुझे 25% से डिमांड बढ़ानी है तो 25% से प्राइस करनी कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा है कि नहीं है। तो भाई आपके पास प्राइस कितनी गिवन थी, 12। 12 की प्राइस थी, 12 को अपने हिसाब से 25% से कम कर दें। अब इसको बच्चे दो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा 12 मल्टीप्लाई बाय 75% कर दो, तब भी 9 आंसर आएगा, सही है। या अगर लंबा मेथड करना है, तो 12 की प्राइस माइनस 12 का 25%, तब भी क्या आंसर आएगा। ये करना है, हम समझ गए। क्लियर है। आगे चले भाई। द डायग्राम शोज फॉर होटल अकोमोडेशन डिमांड एंड सप्लाई आपके पास गिवन है। लैग कर रहा हूँ क्या मैं, वो थोड़ा सा इंटरनेट हिल गया होगा, अब सही हो जाएगा। खैर, होटल अकोमोडेशन गिवन है बेटा हमारे पास, हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ई पे।
सही है, इधर ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। द होटल रिसीव्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बैड रिव्यूज अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स अकोमोडेशन। बेटा बैड रिव्यू जो होता है ना, ये एडवर्टाइजिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है। और एडवर्टाइजिंग से किस पे अफेक्ट आता है? इससे अफेक्ट आता है डिमांड पे। इसने बोला जी बैड रिव्यू मिल रहे हैं, तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। आप ऐसा पीछे आ जाओगे। ठीक है। आप ऐसा पीछे आ गए। आंसर क्या बन जाएगा? सी। बड़ा सिंपल था। व्हाट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स मार्केट सप्लाई कर। बेटा पहली बात तो हम लोग एक प्राइस लेवल की, सर हम लोग मार्केट डिमांड पढ़ते हैं तो हम लोग एक प्राइस लेवल पे देखते हैं ना, किस तरीके से डिमांड आपकी चल रही है। तो अब सप्लाई का भी सेम है कि हम लोग सप्लाई की प्राइस लेवल पे देख रहे होते हैं क्या चल रही है। तो इनकम लेवल, और ये तो होगा ही नहीं। और फैक्टर प्राइस का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रेंट। फैक्टर प्राइस का मतलब क्या है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट। हम लोग इसको नहीं देखते, हम लोग मार्केट प्राइस के हिसाब से देख रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस लेवल चल रही है। तो सी कहता है सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस अज्यूमिंग नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि एट डिफरेंट प्राइस, प्राइस लेवल। ऊपर कहा था फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस का मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो नहीं हम लोग देखते हैं मार्केट सप्लाई में। हम अपनी सप्लाई देख रहे होते हैं एट डिफरेंट मार्केट प्राइस लेवल। सही है। डी कहता है सप्लाई एट डिफरेंट टाइम पीरियड। बेटा डिफरेंट टाइम पीरियड में तो फिर पीईएस वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा ना। हम लोग पीईएस थोड़ी देखते हैं, हम तो मार्केट सप्लाई देख रहे हैं। 11, डायग्राम D1 shows an individual initial demand curve for a public transport। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस है और एक्स एक्सिस पे डिमांड। व्हाट कुड कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D2। देखो आपकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा, आपकी क्वांटिटी सेम है। इस तरह समझ लें कि पहले मैं 10 रुपए पे कितना यूनिट ले रहा था? 5 यूनिट ले रहा था। ठीक है। अब मैं 20 रुपए पे 5 यूनिट ले रहा हूं, क्योंकि आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपकी प्राइसेस क्या हो रही हैं? बढ़ रही। आप पहले 10 रुपए में 5 यूनिट ले रहे थे, अब आप 20 रुपए पे 5 यूनिट ले रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट आपकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। अब इसके पीछे एक आध जनरल सी जो एक रीजनिंग होती है वो ये हो सकती है, आप इस तरह समझें कि कोक की प्राइस बढ़ गई, लेकिन कोक की प्राइस बढ़ने के बावजूद लोग ज्यादा कोक पी रहे हैं। क्यों? देयर इज अ चांस कि पेप्सी की प्राइस डबल से बढ़ गई हो। तो भाई अगर कोक की प्राइस इतने से बढ़ी है और पेप्सी की प्राइस इतने से बढ़ी है, तो लोग इन दी एंड तो कोक ही पियेंगे ना वापस से आके। सही है। इसी तरह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इतने से बढ़ रही है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इतने ज्यादा से बढ़ रही है, तो लोग इन दी एंड तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करेंगे कि नहीं? तो ये एक जनरल सी अजम्पशंस होती हैं, जनरल सी रीजनिंग होती है, जो हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर टेस्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं भाई क्या लिखे में। ऑप्शन ए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ रनिंग द इंडिविजुअल्स कार फॉल। बेटा अगर आपकी अपनी प्राइवेट कार की कॉस्ट कम होती है तो आप पब्लिक में धक्के क्यों खाओगे? आपकी तो डिमांड कम हो जानी चाहिए ना, वो तो ऐसा पीछे आ जानी चाहिए। सही है। और वैसे भी इंडिविजुअल कार इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। तो अगर अपनी इंडिविजुअल कार की कॉस्ट कम होती है तो आपकी तो पब्लिक पब्लिक की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड तो गिरेगी। यहां पर तो डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। सही है। इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर एबल टू ड्राइव। ये एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि भाई मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैं फंसा हुआ हूं, तो मुझे इन दी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना ही पड़ेगा, भले कुछ भी प्राइसेस चल रही हो, मैं डिपेंडेंट हूं उसके ऊपर। तो तभी यहां पे देखो आपकी प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, बट आपकी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये एक बेटा पॉसिबल सिनेरियो आपका हो सकता है। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉल्स। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस तो बढ़ रही है भाई, फॉल तो हो ही नहीं रही। द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर रिड्यूस्ड। अगर सर्विसेज रिड्यूस हुई भी होती तो फिर सप्लाई कर देते ना भाई, डिमांड कर क्यों दे रहे हो? ठीक है। और दूसरी बात फिर वही बात है कि लोग फिर डिमांड भी तो कम करते हैं ना, आपकी डिमांड तो उतनी ही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? बी बन जाएगा। आगे आओ। 12, government introduces an effective minimum price for a product but makes no other intervention in the market, the policy suggests that the government's objective is। देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है। ये आपके इक्विलिब्रियम के मामलात चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी अब द इक्विलिब्रियम। सही है। जिससे मार्केट में क्या क्रिएट हो जाती है? सरप्लस। क्या क्रिएट हो जाती है?
सरप्लस। तो कहता है भाई गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी, बताओ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि क्या करना चाहती है गवर्नमेंट। देखो अगर तो यहाँ पे लिखा होता ना कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक कर रही है, अगर तो यहाँ पे लिखा होता कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोड्यूसर की इनकम को सिक्योर करना। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब आप मिनिमम प्राइस लगाते हैं तो आप बफर स्टॉक भी करें, ठीक है। तो बफर स्टॉक जब तक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर की इनकम को सिक्योर करना अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस को देखिएगा। टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड, पॉसिबल आंसर, पॉसिबल आंसर। क्योंकि मैंने आपको जब मार्केट फेलियर पढ़ाया था मैंने कहा था कि यार डी मैरिट में मिनिमम प्राइस लगा सकता है और मैरिट में मैक्सिमम प्राइस लगा सकता है, ये बात मैंने वर्कशॉप में लिखवाई भी थी। सही है। टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मैरिट गुड, अरे भाई प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कहाँ से मैरिट गुड बढ़ेगा भाई, ऐसा नहीं होगा। टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्राइवेट गुड, अगेन बेटा प्राइसेस तो आपकी बढ़ रही हैं। टू सपोर्ट इनकम ऑफ प्रोड्यूसर, मैंने अभी आपको शर्त बता दी कि यार इनकम ऑफ प्रोड्यूसर सिर्फ तब सिक्योर होती है जब वो ये लफ्ज लिख दे कि भाई मैं ये भी कर रहा हूं। लेकिन यहां पर उसने ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ये चीज नहीं कर रहा। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ए। 13th में आए। The diagram shows the effect of an indirect tax imposed on cigarette. The market is initially in equilibrium at point X. अच्छा अगर मैं थोड़ी सी एक बात रिवाइज करवाऊं, मैंने क्या कहा था कि गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, ये जो गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सही है। सप्लाई आपके पास पीछे चली गई, आप आ चुके हैं इधर पॉइंट जेड पे। सही है। ये आपके पास जो है लाइन आ रही है जहां पे आपके पास नई क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। बट द गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व सिर्फ इतना है। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। ये गैप चल रहा है बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। और सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कि जो भी दो इक्विलिब्रियम प्राइसेस के बीच में मामला चल रहा होगा ना वो कंज्यूमर का होगा। तो बेटा आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, पहली इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या आती ये, सही है। फिर नई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ गई, ये आ गई। तो इन दोनों के बीच का गैप किसकी तरफ चला जाएगा, कंज्यूमर की तरफ चला जाएगा। तो बेटा आंसर आपके पास क्या बन रहा है 13 का, P1, Z, W और PE। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई इसका, बी। ठीक है। तो जो गैप बिटवीन टू इक्विलिब्रियम प्राइसेस होता है वो हमेशा कंज्यूमर का बर्डन होगा या कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। The diagram shows supply curve for a product. The government imposes a specific indirect tax of $5 on the product. How will the price elasticity of supply change for a product? बेटा ये वही वाला केस है जो आप लोगों ने डिमांड का नहीं पढ़ा हुआ, कि ऊपर इनइलास्टिक होती है फिर यूनिटरी होती है फिर इनइलास्टिक हो जाती है। उसी तरह ये कर्व देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से। और मैंने आपको ये बात बताई भी है, जब भी कर्व आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि वो कौन सा केस शो कर रहा है आपके पास बेटा, यूनिटरी। स्टार्ट कौन सा है, यूनिटरी, फिर वो आगे जाके चेंज हो जाएगा इलास्टिक। तो बेटा इसका आंसर देखो, यहाँ पे कहता है जी इलास्टिक से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है इनइलास्टिक से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी इनइलास्टिक से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिटरी से। फिर वो यूनिटरी से ऐसे आगे जाके चेंज हो जाएगा। डायग्राम शोज aggregate demand and aggregate supply curves. Since the world economic downturn 2007-2008, some governments have reduced labor cost and ensured interest rate remains unchanged. How would this be shown in the diagram? बेटा आपकी लेबर कॉस्ट कम हो गई है, आपकी लेबर कॉस्ट कम हो गई है यानी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़नी चाहिए। आपका इंटरेस्ट रेट अनचेंज है यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो देख लो भाई कहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड जा रही है। आगे सुनिएगा। डायग्राम शोज एवरेज प्राइस लेवल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 81 to 82। विच स्टेटमेंट टू दिस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज करेक्ट। अगर आप लोग एक चीज को गौर से देखो, आप दोनों एग्रीगेट डिमांड्स में अपने फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि आप एंटर हुए पड़े हाइपर इन्फ्लेशन में। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या केस होता है बेटा, आपका रियल जीडीपी हमेशा सेम रहता है। आपका रियल जीडीपी हमेशा क्या रहेगा, सेम, उस पर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो रियल जीडीपी हैज इंक्रीज, रियल जीडीपी हैज फॉलन, ये तो दोनों ही गलत। बचा क्या, नॉमिनल जीडीपी।
क्या नॉमिनल जीडीपी आपका बढ़ रहा है या नॉमिनल जीडीपी आपका कम हो रहा है? बेटा क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। अगर तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा होता, इसका मतलब है नॉमिनल जीडीपी कम हो रहा होता। समझे? और रियल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि देखो दोनों सूरतों में मेरा आउटपुट तो यहीं पे है। दोनों सूरतों में मेरा आउटपुट तो इसी लेवल पे है ना भाई, इससे आगे पीछे तो हो ही नहीं रहा। तो यानी कि मेरे रियल जीडीपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। मेरा नॉमिनल जीडीपी जो है वो चेंज हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ठीक है, 17 पे आए। कहता है द टेबल लिस्ट द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द इकोनॉमी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन। कहता है जी हम इकोनॉमी के बारे में क्या चीज निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इट हैज बजट सरप्लस। बेटा बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, टैक्सेस आ रहे हैं 5 रुपए के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ रही है 6 रुपए की, यानी कि बेटा यहाँ पर तो बजट डेफिसिट चल रहा है। यहाँ पर तो बजट डेफिसिट चल रहा है कि इनकम 5 रुपए की है, स्पेंडिंग 6 रुपए की हो रही है। ये तो बजट डेफिसिट आ गया। तो ये करेक्ट आंसर आपका नहीं। इट हैज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट्स। तो बेटा इंपोर्ट कितने आ रहे हैं आपके पास? 7 के। एक्सपोर्ट्स कितने आ रहे हैं? 8 के। गलत बात कर रहा है वापस से, यानी कि बेटा आपके पास ट्रेड सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट नहीं आ रहा। इट इज अ मिक्स्ड ओपन इकोनॉमी। बेटा ओपन इकोनॉमी कब पता चलती है कि ओपन इकोनॉमी है? जब उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाए, और इंटरनेशनल ट्रेड के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। इट इज इन इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन योर नेशनल इनकम, व्हेन योर नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू योर एई। योर नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो गिवन है, बट नेशनल इनकम कहाँ है भाई? उसकी अमाउंट तो गिवन ही नहीं है। जब तक वो अमाउंट ही नहीं गिवन तो हम लोग कैसे ये जज कर ले कि भाई ये दोनों चीजें बराबर है और हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा है? तो ये जज करना पॉसिबल नहीं है, नेशनल इनकम का होना जरूरी है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी। व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है जब आपका एडी फॉल हो जाता है, यानी कि बैड डिफ्लेशन। तो बताएं जरा जल्दी से बताएं क्या होता है बैड डिफ्लेशन में, क्या बुराई है आपके पास? जल्दी से बताओ। सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना। सी आंसर है सीधा सा इसका, इस पे टाइम वेस्ट करने वाली बात। 19। A government statistical office measured changes in income from employment, pensions and benefits, then subtracted income tax and welfare contributions and adjusted for inflation. What did the final figure represent? बेटा वापस से सुनो। एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो क्या कर रहा है? आपकी इनकम को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर पेंशन वगैरह भी डाले, फिर उसको इनकम टैक्स से माइनस किया। बेटा जब आपकी इनकम में से टैक्सेस माइनस हो जाते हैं तो वो क्या कहलाई जाती है? डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि यहां तक कहानी क्या चल रही है कि हमने क्या निकाली? डिस्पोजेबल इनकम, इनकम में से टैक्सेस माइनस कर दी। एंड देन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अभी जो थी, अभी तक जो थी ये क्या थी? नॉमिनल। अभी तक क्या थी? नॉमिनल। तो जब हम लोग इसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? रियल। रियल डिस्पोजेबल इनकम। तो बेटा आप देखें, आप यहाँ पे 19 में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? चेंजेस इन रियल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि चेंजेस इन ऐसी इनकम जो आफ्टर टैक्स है, और हमने उसमें से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी माइनस कर दिया है। ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन टू प्रिवेंट डिफ्लेशन इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। बेटा डिफ्लेशन से आपने बचना है, यानी कि आपने सिंपली एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी आपको। अब फिस्कल में क्या करना है आपको? एक्सपेंशनरी क्या होती है बेटा? बैड एस पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, बुलशिट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। ठीक है। तो आपने लगानी है बैड एस, यानी कि बजट डेफिसिट पॉलिसी। बजट डेफिसिट बढ़ाना है।
आंसर आपका सी या डी में से कोई एक है। और अगर आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है बेटा, तो आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? आगे आओ। विच मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट लाइकली टू बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग इनकम टैक्स? इनकम टैक्सेस बढ़ाने से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपका अचीव होता है? बेटा इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन से तो कोई लिंक होता ही नहीं है। एक्सचेंज रेट के साथ इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो बात सुनो, जब इनकम टैक्स बढ़ जाएगा तो लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है। जब स्पेंडिंग ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी? तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी। जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो बेटा एग्रीगेट डिमांड आपका जो है वो कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। हाँ, एग्रीगेट डिमांड कम होने से आपकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो प्राइस स्टेबिलिटी आपका जो है वो अचीव हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। व्हाट इज नॉट अ सप्लाई साइड पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी है जो सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटा ये जी का पार्ट है, यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, सप्लाई साइड का पार्ट नहीं। ओ सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये है व्हाट इज नॉट ढूंढा है ना हमने। तो ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, ये सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यार क्या बोल रहा हूँ। इंक्रीजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एक्सपेंडिचर, यस ये भी सप्लाई साइड पॉलिसी का पार्ट है। इंक्रीजिंग सब्सिडीज ट्रेनिंग के लिए, ये भी सप्लाई साइड का पार्ट है। बेटा मनी का लिंक मॉनेटरी के साथ आ रहा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, उसका सप्लाई साइड से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सप्लाई साइड का पार्ट नहीं। व्हेन कैन अ कॉल पॉलिसी बी क्लासिफाइड एज मैक्रो इकोनॉमी? बेटा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी तब आती है जब हम लोग पूरी सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, हम लोग पूरे मुल्क की बात कर रहे होते हैं, हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स हो गया, फर्म्स हो गया, बेसिक टैक्सेस वगैरह होगा, ये सब बेटा माइक्रो का पार्ट। व्हेन इट फोकसेस ऑन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर, बेटा ये माइक्रो का पार्ट है। व्हेन इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमी वाइड इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर, बेटा क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमी वाइड। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है आपका। व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली मार्केट, बेटा नो, हम लोगों ने मोनोपोली पढ़ा था वहां पर मार्केट फेलियर में, माइक्रो में। व्हेन इट रिलाइज ऑन द यूज ऑफ बफर स्टॉक स्कीम, बेटा बफर स्टॉक स्कीम हम लोगों ने मिनिमम प्राइस में पढ़ा था, माइक्रो में, मैक्रो में नहीं पढ़ा था। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी। द डिमांड फॉर अ कंट्रीज एक्सपोर्ट इज प्राइस इलास्टिक if it is experiencing a deficit on the current account of its balance of payment, which combination of policies is most likely to solve this deficit? हमारी डिमांड क्या चल रही है, यानी कि अगर हम लोग अपनी एक्सपोर्ट प्राइस थोड़ी सी भी कम करेंगे तो अपनी एक्सपोर्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और अपने रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। सही है। अब सुनो बेटा, आसान तरीके से लेके चलते हैं, पहले जरा एक्सचेंज रेट की बात कर लो। बेटा अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपको अपनी करेंसी गिरानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए? चाइना क्या करता है? चाइना अपनी करेंसी को गिराता है। तो आपको अपनी करेंसी क्या करनी चाहिए? डेप्रिसिएट। करेंसी क्या करनी चाहिए बेटा आपको अपनी? डेप्रिसिएट। तो आंसर आपका बी या डी में से कोई एक है। अच्छा जी, फिर आ जाओ आगे, फिर आ जाओ आगे। स्टैंडर्ड ऑफ इनकम टैक्स देख लो या रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। बेटा चलो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेता हूँ पहले। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करेंगे ना, तो लोग बेटा सेविंग गिरा देंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे और एडी बढ़ेगा, जिससे प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे। तो ये आपके लिए मसला है। ये क्या है? मसला। तो इट इज बेटर टू कीप देम अनचेंज्ड। और टैक्सेस क्या कर रहे हैं? आप बढ़ा रहे हैं। टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपका एडी गिरेगा और आपकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? गिर जाएगी। तो डी के अंदर बेस्ट तरीका है आपके पास डेप्रिसिएशन से बचने का। What is an unintended consequence of the US government restricting imports of cheap Chinese steel? बेटा इसके अंदर आपको क्या चल रहा है कि आपको अपना डेफिसिट से बाहर निकलना है। ठीक है। आपकी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, आपकी डिमांड है इलास्टिक। तो आप अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं? बेटा जब करेंसी की वैल्यू गिरेगी तब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड क्या है? इलास्टिक। सही है। अगर मैं बेटा इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा ना,
तो लोग स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो प्राइस बढ़ेगी तो बेटा एक्सपोर्ट तो गिरेगा ना, हमने एक्सपोर्ट गिराना थोड़ी है, हमने तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पे रखा हुआ है अनचेंज कि भाई 5% है तो 5% रहने दो, ठीक है भाई अनचेंज रहने दो। एट द सेम टाइम अगर मैं टैक्सेस को बढ़ाता हूँ, मैं इनकम टैक्स बढ़ाता हूँ, तो उससे लोगों की इनकम वगैरह गिरेगी, स्पेंडिंग पावर गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो वो इम्पोर्ट भी नहीं करेंगे। और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी, तो बेटा हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हम डेफिसिट से बाहर आ जाएंगे। ये केस वो आपसे कह रहे हैं। What is an unintended consequence of the US government restricting imports ऑफ चीप चाइनीज स्टील? कहता है जी, हम लोग अगर चीप सस्ते चाइनीज स्टील को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या मसला क्रिएट हो जाएगा उससे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूएस इंपोर्टर्स ऑफ स्टील पे लोअर प्राइस ऑफ स्टील। भाई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि टैरिफ कोटा या कुछ लगा रहा होगा, तो उससे तो प्राइस बढ़ती है ना, प्राइस कम थोड़ी होती है। यूएस मैन्युफैक्चरर्स बिकम लेस कंपेरेटिव। बेटा ये आपको मैंने प्रोटेक्शनिज्म का एक ड्रॉबैक बताया हुआ है कि हम लोग हड हराम हो जाएंगे, हम लोग क्वालिटी खराब कर देंगे, काम करना छोड़ देंगे, ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। यूएस स्टील मेकर्स इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन नॉट नेसेसरली। अगर बाहर से स्टील आना रुक रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं डोमेस्टिक में प्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी अपनी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए। यूएस स्टील वर्कर्स रिसीव हायर इनकम, अगेन नॉट नेसेसरी। आंसर क्या बन जाएगा? व्हाट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इन जमैकास करंट अकाउंट? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या, कौन सी एग्जांपल है बेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड सर्विस की? इनफ्लो ऑफ फंड्स टू जमैका टू बाय शेयर्स, बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंट होता है। अर्निंग फ्रॉम यूएस टूरिस्ट विजिटिंग जमैका, बेटा टूरिज्म मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेड एंड सर्विस होती है। अर्निंग ऑफ हेटियन वर्कर्स इन जमैका सेंड टू हेटी, यानी कि बेटा यहाँ पे रेमिटेंस की बात कर रहा है, और रेमिटेंस जो आपका होता है वो नेट ट्रांसफर के अंदर आता है। एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, ये बेटा ट्रेड इन गुड होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा? बी। अ कंट्री इंपोर्ट्स नेचुरल गैस फॉर विच इट हैज प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। कहता है जी हम लोग नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए हमारी डिमांड इन इलास्टिक है। व्हाट इज द इफेक्ट इफ दैट कंट्री इम्पोजेस एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द गैस? अगर वो कंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है गैस पे जिसकी डिमांड आपके लिए इन इलास्टिक है, तो उससे क्या होगा? कंज्यूमर्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री विल सफर अ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो इंपोर्ट करवाते हैं गैस को, और उनके ऊपर टैरिफ लग जाता है, तो दे विल लूज देयर कंज्यूमर सरप्लस। यस करेक्ट आंसर हो सकता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री विल गेन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, कैसे भाई? भाई मैं तो इंपोर्ट पर टैरिफ लगा रहा हूं ना, तो उससे मेरा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? फजूल बात कर रहा है। द इंपोर्टिंग कंट्रीज प्राइमरी इनकम विल इंक्रीज, हाउ? बेटा टैरिफ का तो उससे कोई लिंक ही नहीं है ना, कि प्राइमरी इनकम है कि सेकेंडरी इनकम है। द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस विल राइज इन अदर इंपोर्टिंग कंट्री। भाई अगर पाकिस्तान गैस के ऊपर टैरिफ लगाता है, तो वो इंडिया में कैसे महंगी होगी? सोचे ना इस चीज को। अगर पाकिस्तान चाइना से गैस मंगवा रहा है, उस पर टैरिफ लगा दिया, तो वो इंडिया के लिए थोड़ी महंगी हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए महंगी हो रही है ना भाई। पाकिस्तान इंडिया के लिए तो सेम रहेगी। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? ए। 28 पे आओ। 28 क्या कहता है? A table shows the output of good X and Y in China and US before specialization. Assuming both China and US are use 50% of their resource to produce each product, what will be the combined total output after specialization has occurred? तो बेटा चाइना 50% से गुड एक्स बनाता है और 50% से गुड वाई बनाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे निकालना है कि कौन सी कंट्री किस गुड में बेहतर है, तो वी नीड टू गो फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज। सर हाँ हाँ मैं करवा रहा हूं, तो वी नीड टू गो फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज में मैं चाइना का अलग लूंगा और मैं यूएस का अलग लूंगा। अच्छा भाई, पहले निकालते हैं गुड एक्स का। सही है, गुड एक्स का निकाल रहे हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास चाइना आ गया, सही है। यहाँ पे आ गया आपके पास यूएसए, सही है। तो बेटा गुड एक्स के लिए रेशो कैसे बनेगा? जो चीज का रेशो आप निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है, दूसरी चीज न्यूमिनेटर में आती है। तो रेशो क्या बनेगा? वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। ये रेशो बनेगा y डिवाइड बाय एक्स। तो अब देखो जरा भाई,
चाइना का वाई कितना है? 70,000। सही है, 70,000। और एक्स कितना है? 20,000। और यूएसए का वाई कितना है? 50,000। और बेटा एक्स कितना है? 20,000। तो हमें रेशो कैसे निकालना है? हमें एक्स इज टू वाई का रेशो निकालना है। सही है, एक्स इज टू वाई का रेशो निकालना है। 70,000 डिवाइड बाई 20,000, तो बेटा रेशो क्या आ गया? 1:3.5। यानी कि एक यूनिट गुड एक्स बनाने के लिए चाइना 3.5 यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर यूएसए का रेशियो निकालूं तो वो क्या आ रहा है? 1:2.5। यानी कि एक यूनिट ऑफ गुड एक्स बनाने के लिए यूएस 2.5 यूनिट ऑफ गुड वाई जो है वो वेस्ट कर रहा है। अब आप देखें कौन सी कंट्री गुड एक्स के लिए कम वेस्टेज कर रही है? यूएसए। तो यूएसए को गुड एक्स बनाने में क्या मिल जाएगा? कंपैरेटिव एडवांटेज। सही है, यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक मसला तो नहीं है? जल्दी बताओ। तो बेटा यूएसए को क्या मिल गया? कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अब आ जाओ गुड बाय की तरफ। गुड बाय पे आ जाओ। बेटा गुड बाय का रेशो कैसे निकलेगा? जिस चीज का रेशो निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है और दूसरी चीज न्यूमिनेटर में आती है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? वाई, एक्स ओवर वाई। सही है, एक्स ओवर वाई। अगेन यहाँ पे चाइना आ गया, यहाँ पे यूएसए आ गया। तो चाइना का रेशो किस तरह बनेगा बेटा? 20,000 डिवाइड बाय 70,000। सही है। और यूएसए का रेशो कैसे बनेगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। अब बेटा मुझे रेशो कैसे निकालना है? y/x। तो y/x का रेशो कैसे आया? चाइना के लिए आ रहा है 1:0.3। और यूएसए के लिए आ रहा है बेटा 1:0.4। तो यहां पर किसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है बेटा? यहां पर चाइना को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है। यानी कि गुड एक्स किसको बनाना चाहिए? यूएसए को। और गुड वाई किसको बनाना चाहिए? चाइना को। ठीक है। अब उसने बोला है कि हम आधी आधी रिसोर्स यूज कर रहे हैं। अगर यूएसए बेटा आधी रिसोर्सेज से 20,000 गुड एग्स बनाता है, तो फुल रिसोर्स से कितना बना लेगा? फुल रिसोर्स से कितना बना लेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि बेटा यूएसए कितना बना रहा है? 40,000। अगर फुल रिसोर्स सिर्फ गुड एग्स पे लगा दे। चाइना अगर आधी रिसोर्स से 70,000 बनाता है, तो अगर फुल रिसोर्स लगा दे तो कितना बना लेगा? 1,40,000। तो बेटा 1,40,000 आपका आ रहा है गुड बाय, 40,000 आ रहा है आपका गुड एक्स, तो 140,000 प्लस 40,000, मेरा टोटल कितना आउटपुट आ जाएगा? 180,000। कोई मसले वाली बात? कोई मसला? बताएं। बेटा ऐसा सवाल ही नहीं है ना, उसने ऐसा सवाल है ही नहीं। चाइना को दोनों में कैसे हो सकता है कंपैरेटिव एडवांटेज? तो बेटा वर्ल्ड आउटपुट ही तो निकाला है, 140,000 गुड वाई का। सही है। 40,000 गुड एक्स का, दोनों को ऐड किया तो वर्ल्ड आउटपुट कितना आ गया आपका? 180 आ गया ना। बेटा अगर चाइना को दोनों में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा ना, इस तरह का क्वेश्चन होता नहीं, पे तो ट्रेडिंग ही पॉसिबल नहीं है ना, यूएसए को तो फायदा ही कुछ नहीं है ट्रेड करने का फिर। सही है। आगे आए। 29 और 30। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट multilateral trade between many countries is preferable to bilateral trade between two countries। बेटा बायलैटरल क्या होता है? जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर रही होती हैं। और मल्टीलेटरल क्या होता है? जब बहुत सारी फर्म कंट्रीज एक साथ ट्रेडिंग कर रही होती हैं। कहता है जी मल्टीलेटरल जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू बायलैटरल। व्हाई इज दिस? ऑप्शन ए कहता है कि बायलैटरल ट्रेड मींस ट्रेड डाइवर्जन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रेड क्रिएशन। बेटा ट्रेड डाइवर्जन और ट्रेड क्रिएशन का मैंने आपको मतलब समझाया हुआ है कि ट्रेड डाइवर्जन के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो हैं वो एक महंगी कंट्री के पास जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है। ट्रेड क्रिएशन होता है आप सस्ती कंट्री की तरफ जा रहे होते हैं।
तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि भाई आपके पास ट्रेड डाइवर्शन ही आए और ट्रेड क्रिएशन ना आए। बायलैटरल ट्रेड मिसेस द बेनिफिट ऑफ ट्रेड विद थर्ड कंट्रीज, यस ये एक मसला है जो हमें होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान सिर्फ आपस में ट्रेड कर रही है, तो पाकिस्तान को जो फायदा चाइना से ट्रेड करके हो सकता है वो पाकिस्तान नहीं उठा पा रहा। गेन्स फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड आर लेस देन द हार्म डन, गेन्स फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड आर लेस देन द हार्म डन टू थर्ड कंट्रीज। ऐसा नेसेसरी नहीं होता भाई, बेकार पॉइंटर्स यहाँ पे दिए। मैं कहता है जी जो बायलैटरल ट्रेड से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के मुकाबले में कम है। भाई अगर पाकिस्तान और चाइना ट्रेडिंग करते हैं तो बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज ही करते होंगे ना, ठीक है। गेन्स फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज कैन नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ बायलैटरल ट्रेड। क्यों नहीं होता, ये क्या है, ये आप बायलैटरल ट्रेड ही तो पढ़ रहे हो, क्या इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं आया था क्या? आया था। A country experiences an improvement in terms of trade. What is the most likely cause? मेरा terms of trade का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इम्पोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आपका इंप्रूव हो रहा है तो उसका मतलब एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना चाहिए और इम्पोर्ट प्राइस कम होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से बेटा आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो सकता है? अ डिक्रीज इन बजट डेफिसिट। भाई बजट डेफिसिट का देखो अव्वल तो कोई लिंक है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, अव्वल तो कोई लिंक है ही नहीं। लेकिन अगर आपको मैं और जरा डिटेल में चला जाऊं, बजट डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी तो बेटा प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल होगी ना, हमें तो प्राइस बढ़ानी है यहाँ पे। तो ये आंसर। अ रिलेटिवली लो रेट ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, अगेन बेटा हमें तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ानी है, इन्फ्लेशन लेके आनी है। अ राइज इन एक्सचेंज रेट, बेटा ये पॉसिबल आंसर हो सकता है कि आपके एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ेगा, एप्रिसिएट होगा तो उससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अ सरप्लस ऑन इट्स प्राइमरी इनकम अकाउंट, बेटा सरप्लस प्राइमरी इनकम का मतलब नेट इनकम, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता टर्म्स ऑफ ट्रेड में, हम सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे होते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? सी बन जाएगा बेटा, कोई टेंशन वाली बात है? क्लियर है कहानी?